नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये जानने के लिए पूरे देश की जनता उत्सुक है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। अगर बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहाँ काउंटिंग की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुट गया है। तो वही तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर रणनीति बना रही है। खासकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 5 लोकसभा सीट के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे, उन लोगों को पत्र लिखा गया है। वे अपनी अपनी लोकसभा में मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए कहीं न कहीं अपना एक स्थान चयनित कर ले, ताकि कोई भी बात होने पर उसकी सूचना उन तक पहुंच सके। देखिए, हमारे नीचे के स्तर पे तो बने हैं। आज हमने अपने 5 लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे, उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सके, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सके। क्योंकि फॉर्म 17 जो है सी है, उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो निश्चित ही चिंता का विषय है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा विषय है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही 17C के मिलान में अगर अधिकारी कोई आनाकानी करें या मिलान में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, तो कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर भी अभी मंथन चल रहा है। हम तुरंत उसमें चाहेंगे कोई ना कोई कार्रवाई। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत होते ही पुलिस विभाग द्वारा भी ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत सभी धामों में अमर्यादित कृत्य करने जैसे नशे का सेवन करना, पुलिस विभाग द्वारा लगातार इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने यात्रियों से यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई भी करेगा। ऐसी चेतावनी पुलिस महानिदेशक द्वारा दी गई। बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे चारों धाम हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनका धार्मिक महत्व जो है वो जग जाहिर है। इसमें मेरे ख्याल से देश का कोई शायद ऐसा नागरिक होगा जिन्हें इनके धार्मिक महत्व के बारे में मालूम ना हो। तो फिर भी यदि अगर कोई व्यक्ति इनकी धार्मिक मर्यादा जो यहाँ की से जुड़ी हुई आस्था है, भावनाएं हैं, उस मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो मैं उसको मतलब हमारी नज़र में ये एक अक्षम्य अपराध है और ये हमारे इस देवभूमि की जो भावनाएं हैं, जो इसकी एक कल्पना है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन है और हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारा तो अनुरोध यही रहेगा यहाँ पधारने वाले सभी नागरिकों से कि देखिए, ये हम तो चाहेंगे कि आप स्वयं से ही, अपने अंदर से ही सही भावना के साथ इस मर्यादा का सम्मान रखें और हमें ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें इसमें कोई कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन अगर फिर भी किसी भी कारण से कोई इसका उल्लंघन करेगा और हमारे संज्ञान में लाया जाएगा, तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। शहर के चौराहे की चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन, वन विभाग और संयुक्त सर्वे किया गया है। डीएम के निर्देशानुसार शहर के प्रमुख 13 चौराहों और तिराहों का चौड़ीकरण एवं विकास किया जाना है। इस चौड़ीकरण में कई सड़कों और चौराहों पर पुराने वृक्ष आ रहे हैं। हाल ही में हुई बैठक में डीएम ने इन वृक्षों को काटने के बजाय शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। देखिए, जो चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है, तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का योजना बनाई जाती है। सर, चौड़ीकरण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? अभी मुख्यतः हमारे 13 चौराहे का चौड़ीकरण है। इसके साथ ही नारीवन से लेकर के जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन का चौराहा है वहाँ तक का, और
रोडवेज से लेके मंगल पड़ाव तक का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पे है। कुछ स्थानों पे क्योंकि माननीय न्यायालय का स्टे भी है, तो उसको भी देखते हुए अभी कुछ स्थानों पे काम बंद है। सड़कों का चौड़ीकरण तो लेकिन सड़कों के जो किनारे की स्थिति बनती है, आजकल सीजन भी काफ़ी पीक पर है। देखिए, समय समय पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है, और क्योंकि इस समय सीजन का टाइम भी है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों में से 53,000 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 50 से अधिक राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं और इस अभियान को हमें 10 जून तक पूरा करना है। ई श्रम मंत्रालय की एक पोर्टल है ई श्रम, तो उस पर जो है जिन श्रमिकों के नाम दर्ज हैं उनमें से जनपद के 53,000 लोगों के, ऐसे 53,000 लोगों के सूची हमें प्राप्त हुई है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। हमने उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट करके उनके डेटा इकट्ठे कर रहे हैं और उनसे जानकारी कर रहे हैं कि उनके राशन कार्ड बने हुए नहीं बने हुए हैं। उसमें से जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं तो उनको राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभी तक हमने 50 से अधिक राशन कार्ड जारी कर दिए हैं और लगातार जारी कर रहे हैं। ये हमारा एक अभियान है जिसे हमें अगले महीने 10 तारीख तक कंप्लीट करना है। तो ऐसे जो भी श्रमिक हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं और ई श्रम पोर्टल पर उनका नाम दर्ज है, उनसे सबसे अनुरोध है कि वो अपने ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड और बैंक की डिटेल लेके जो हमारे नियरेस्ट सप्लाई ऑफिस है उसमें संपर्क कर लें। यथासंभव हम उनको उसी दिन, एक दिन के अंदर राशन कार्ड जारी कर देंगे और उसको जो है पोर्टल को, उस पर लिस्ट को अपडेट कर देंगे। उत्तराखंड में जैन मुनियों के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने एसटीएफ को जांच सौंपी थी। सड़क के किनारे वीडियो में एक युवक कुछ दिगंबर संतों के साथ अभद्रता करता दिख रहा था, लेकिन वीडियो किसने और कहां बनाया इसकी जानकारी नहीं थी। डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि एसटीएफ की जांच करने में सामने आया कि ये वीडियो सूरज सिंह के नाम के व्यक्ति ने देवप्रयाग थाना क्षेत्र के तोता घाटी के पास में बनाया गया था। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हर पंथ, हर धर्म की अपनी विशेष खासियत होती है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं और उनमें हमारा जो दिगंबर जैन संप्रदाय है उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को आहत किया गया है। तो जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाए गए, तो उसमें तुरंत उनको मैंने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ से इसकी जांच पड़ताल करने को कहा। तो और एसटीएफ की जांच पड़ताल में ये पाया कि ये वीडियो संभवतः हमारे जनपद टिहरी के थाना देवप्रयाग में जो तोता घाटी का एरिया है वहां के एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए, उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें जैसे ही ये वेरीफाई हुआ कि ये किसने वीडियोस बनाए हैं, और तो तुरंत एसटीएफ को इसमें मुकदमा दर्ज करके और थाना टिहरी को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तो इसमें आईपीसी और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें निश्चित रूप से जो भी कानूनी रूप से जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और यहाँ पे मैं ये हर पंथ की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और दिगंबर रहना जैन मुनियों में एक आम बात है। हमारे सनातन धर्म में भी नागा साधु भी बिना वस्त्रों के रहते हैं। तो इसमें आप कैसे किस चीज़ को लिखते हैं, बड़ा गूढ़ रहस्य, इसमें बहस नहीं हो सकती है। अनेकों कहानियाँ किस्से इसमें प्रचलित हैं, जिसमें 3 साधुओं की कहानी भी है, जिसमें नर्तकी डांस करती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नर्तकी जब कपड़े उतारती है तो एक साधु को फ़र्क पड़ जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तेरा स्तर नीचे है। फिर उसके बाद दूसरी नर्तकी फिर नाचती रहती है, तो वो अपने वस्त्र जब पूरे उतार देते हैं तो दूसरा साधु विचलित हो जाता है, वो कहता है गलत हो रहा है। तीसरा साधु जब वो पूरे वस्त्र भी खोल देती है तो वो कहता है कि अब इसको भी उतारो, मतलब मुझे आप अपनी मज्जा भी हटा के दिखाओ, अपनी हड्डियाँ दिखाओ। तो उसको असली साधु माना जाता है, क्योंकि ये अध्यात्म के चरण हैं। तो इसमें मेरे जैसे व्यक्ति का या किसी को टिप्पणी करना मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता और न ही बहस का कोई विषय।
हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी आ गई है। डीएम के निर्देश के बाद नरीमन चौराहे से काठगोदाम तक सड़क को चौड़ीकरण किया जा रहा है। प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवनों और दुकान स्वामियों को नोटिस देने का काम शुरू किया है। साथ ही पर्यटकों और आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए रात में सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि जिन स्थानों पर अक्सर जाम लगा रहता है उन मार्गों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। वहीं शहर के चौराहों की चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इसका जायजा लिया संवाददाता अमित चौधरी ने। हल्द्वानी शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए और यहाँ शहरों की जो सड़कें हैं उसका चौड़ीकरण करने के लिए जो प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार अब तेज़ हो चुकी है। और इसी के तहत हल्द्वानी के करीब 13 चौराहों को लगातार यहाँ पर चौड़ीकरण किया जा रहा है। और उसमें चौड़ीकरण करने के दौरान जो यहाँ पर रोडों में जो मकान और जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर जो उनकी जद पे आ रहे हैं, उनके जो भवन मालिक हैं, दुकान मालिक हैं, उनको नोटिस लगातार दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपनी भवन और दुकानें यहाँ से हटा ली जाएँ। और वहीं चौड़ीकरण के दौरान यहाँ पर कई पेड़ ऐसे हैं जो वर्षों पुराने हैं और लोगों की मांग के बाद से प्रशासन की तरफ से इस तरफ ध्यान गया है। और जो यहाँ पर जो चौड़ीकरण के दौरान जो पेड़ जद में आ रहे हैं उन पेड़ों को भी स्थानांतरण करने की कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जल्द की जाएगी। इसको लेकर के जो नैनीताल जिलाधिकारी हैं डीएम वंदना सिंह, उनकी तरफ से भी आदेश हुआ है और इसको लेकर के सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाएगा कि उन पेड़ों को कैसे यहाँ से हटाया जाए और कहाँ पर स्थानांतरण किया जाए, उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी शहर के एसडीएम परितोष वर्मा का साफ तौर से कहना है कि हल्द्वानी शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए और यहाँ पर जिस प्रकार से आम जनता को जो दिक्कतें होती हैं रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसकी गति बेहद तेज़ कर दी गई है। और करीब 13 चौराहों में ये कार्य लगातार किया जाएगा और उसमें से कई चौराहे ऐसे हैं जहाँ लगातार ये काम किया जाना भी शुरू हो चुका है। और वहीं जो पेड़ हैं यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर अतिक्रमण की जद पे आ रहे थे उन पेड़ों को भी यहाँ पर स्थानांतरित करने की कार्रवाई जो है जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। देखिए हमारा 13 चौराहे हैं, इसके चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और 2-3 चौराहों में लगभग कार्य पूर्ण होने की स्थिति में भी आ गया है। और साथ ही इसमें कुछ वृक्षों के पतन का कार्य भी है जो लगभग 250 के करीब वृक्ष हैं, जो मोटे और कुछ पतले वाले हैं तो और कुछ मोटे वृक्ष हैं, तो छोटे और बड़े सभी वृक्ष मिलाकर 250 के आसपास हैं। इसमें कटान होना आवश्यक है रोड चौड़ीकरण के देखिए, परंतु कुछ ऐसे वृक्ष जो ऐतिहासिक महत्व के हैं या धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं उनके शिफ्टिंग का भी प्रयास अभी विशेषज्ञों के माध्यम से किया जा रहा है। अभी सर्वेक्षण का कार्य विशेषज्ञों द्वारा और वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है PWD द्वारा। तो जैसे ही चिन्हीकरण कंप्लीट हो जाएगा इसकी संख्या से अवगत कराते हैं। लेकिन नोटिस जितने भी चौराहे हैं इनमें चौड़ीकरण के जद में आने वाले जो भवन हैं उनको नोटिस दे दिया गया है और कई स्थान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों के द्वारा इसको नहीं हटाया जाएगा उनको बलपूर्वक खाली करवा दिया। सर, नरीमन चौराहे के बाद जो पेड़ था सब बड़ा जो सालों साल पुराना, उसको लेके क्या उस वृक्ष को भी विशेषज्ञों के द्वारा देखा गया है। अगर उसमें शिफ्टिंग की संभावना होगी तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। खबरों के सफर में वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में अब चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के मायने तलाश रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी 5 सीटों पर आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने कहा कि देश के अंदर कोई भी सर्वे उठाकर देख लीजिए या फिर सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए, वे सब बता रहे हैं कि देश के अंदर कांग्रेस ने बिना साधन ही पूरे देश में लोकसभा के चुनाव लड़े। देखिए, आप चाहे किसी ओपिनियन पोल को देख लीजिए, चाहे आप आजकल तो तरह तरीके के लोग दावे करते हैं, शर्तें लगाते हैं, जिस भी चीज़ में जाते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरे देश का। आप ट्विटर्स पे जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, आप व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए,
आपको सब जगह ही दिखाई देगा कि कांग्रेस पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस का मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अल्प साधन में ये चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के पास कोई साधन नहीं था। कांग्रेस का जो खर्च करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के पास जो पैसा केंद्रीय स्तर पर था, उस पर जो है ताला लगा दिया गया था। ये सभी को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र इसमें अपना रचा था। भारतीय जनता पार्टी उस पर सफल रही कहीं तक, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत मुश्किलों से जो है ये चुनाव लड़ा। बहुत कठिनाई के साथ चुनाव हम लोगों ने ये लड़ा है। लेकिन फिर भी आज कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है, आप महसूस कर सकते हैं कि तरह तरह के, मैं कह रहा हूँ आपसे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दावे हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस एक मेजर पार्टी है, उसकी सरकार। हल्द्वानी नगर निगम के कई वार्डों में पिछले 2 महीने से स्ट्रीट लाइट खराब होने के चलते स्थानीय लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि विगत 2 माह से लगातार स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत देने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आज तक एक भी लाइट ठीक नहीं कराई गई है। इस वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे वार्ड क्षेत्र नंबर 37 में विगत 2 माह से स्ट्रीट लाइट की समस्या बनी हुई है, और 2 महीने बीत जाने के बाद सारे अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त महोदय को इस समस्या को अवगत कराने के लिए आए, तो आज यहाँ कार्यालय पे भी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। अब क्या करेंगे आगे आप? अब इनके कार्यालय में हम ये अपना पत्र रिसीव कराएंगे और नगर आयुक्त महोदय से वार्ता करेंगे फ़ोन से कि अगर इसका शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। दिक्कतें क्या रहती हैं आपके वार्ड में, जिसको लेकर के आज आप यहाँ पर धरना देने आए? हमारे वार्ड में मुख्य समस्या तो एक स्ट्रीट लाइट की ही बनी हुई है। इन पे किसी भी अधिकारी की मॉनिटरिंग नहीं है, कोई भी देखरेख और इसकी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। घटना होने का भी डर रहता है इस वजह से। बिल्कुल। और स्ट्रीट लाइटों का ऐसा प्रबंध किया गया है कि कहीं कहीं पर तो लाइट अगर सुबह से खुली है तो वो खुली ही रहती है, वो ऑफ नहीं हो पाती है कभी। आपका नाम? अधिकारी यहाँ पर नहीं है, क्या कहेंगे अधिकारी आपके यहाँ पर सूचना देने का कोई भी बचा? उत्तराखंड में इतनी अफसरशाही है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से जनता को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है, और जब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर सेवाएं आ जाएंगी तभी उनको भुगतान किया जाएगा। दमवा डुमार क्षेत्र के लिए मैंने स्पेशल विजिट किया साइट निगरानी को कि अगर वहाँ पर भारी मात्रा में अगर लाइटें खराब है तो प्रथम चरण में वहाँ की ठीक कर ली जाए, क्योंकि वहाँ जैसा बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट खराब है, और मैं खुद भी इसको मॉनिटर करूँ। इस चीज़ को लेकर स्थानीय लोगों ने ज्ञापन भी दिया था सर, मतलब कार्रवाई की मांग की है। हाँ बिल्कुल, इसमें कार्रवाई की जाएगी, और इसीलिए भी हमने संबंधित फर्म का भुगतान भी नहीं किया है। और जैसा भुगतान की जो बात है, उनकी अगर सेवाएं संतोषजनक होंगी और तभी उनको किया जाएगा, इसीलिए हम थर्ड पार्टी। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी, और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहाँ पे हिल्स में ही मैं कहूँगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। लेंस में मैं कहूँगा कि एका दुका जगहों में लेंस में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे, और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। इसी तरह 31 में और 1 में भी रहने वाली एक्टिविटी। तो मैं कहूँगा कि 30 से आगे जो है काफ़ी राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर में राहत मिलेगी, और जो रेनफॉल एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। तो इस तरह की स्थिति
आमतौर पर मैदानी क्षेत्र के जंगलों को ही बाघ का प्रवास स्थल माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में बाघ पाया जाना दुर्लभ है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी बाघ के विचरण की घटनाएं सामने आने लगी है। 6 महीने पहले ही जोगेश्वर के निकटवर्ती जंगल में बाघ देखा गया। अब इस बार अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में बाघ मूवमेंट देखने के साथ उसकी तस्वीर लोगों ने कैमरे में कैद की है। क्षेत्र के जंगलों में बाघ दिखाई देने की सूचना विशेषकर ग्रामीणों में खौफ है। एक हफ्ते पहले फिर टाइगर का मूवमेंट बिनसर में देखा गया है और लगातार ये तीसरी मूवमेंट है बिनसर में टाइगर देखा जाना। तो इसके एवज में हमने पूरे बिनसर क्षेत्र में 12 कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं और उसके लगे रेंजों में भी कैमरा ट्रैप लगाए ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ लगातार रह रहा है या बीच बीच में कॉर्बेट रानीखेत रामनगर होते हुए आता है, इससे कंफर्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने बिनसर में आ रहे पर्यटकों को सावधान कर दिया है कि आप समय बेस में जंगल में जाते वक्त सावधानी बरतें और लगे गांव को भी इतला कर दिया गया है कि आप टाइगर के यहाँ पर उपस्थित होने से थोड़ा सावधान रहें, समय रहते जंगल में आवाजाही ग्रुप में करें। और हमारे गश्ती टीम 15-20 जो गश्ती लोग हैं वो लगातार जंगल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं कि टाइगर की मूवमेंट कहाँ कहाँ रहता है और कोई अप्रिय घटना न घटे उसकी भी हम लोग विशेष ध्यान। अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।